just out of curiosity, I am asking this question because here it is written that international Vedic mathematician. So I wanted to know some glimpses of Vedic mathematics because some 7 or 8 years back I have attended a course in Vedic mathematics. There I found that several speakers came and told that the concept of not only addition, subtraction, and quadratic equations, cube roots, but the differential equations, integral equations, and some other higher mathematics that can be derived from Vedas. So, can you, sir, please highlight on this topic? Thank you very much for the question. Just as we have Nobel Prize, there is one more prize for mathematics called Field Prize. He was a great mathematician. In his honor, Field Prize is given to the best mathematician. 2 years back, the Field Prize went to Manjul Bhargava. Manjul Bhargava solved Gauss theorem using Vedic mathematics. Therefore, he got that highest award. Now, my question is, or my suggestion is, there are so many equations floating in the air in physics, in chemistry, in mathematics, even in mining, maybe in coal technology also you are using a lot of mathematics. If you will apply Vedic mathematics to any one of these, you will also get a worldwide recognition. Vedic mathematics has the power. For example, I have a pen. With that I can write stories, I can write poems, I can write essays, everything can be written with one. Same way, Vedic mathematics is a powerful tool. It will enable you to solve many problems which have been solved in a conventional way. You will be solving in a different way. आज सुबह जो हुआ था, कॉलेज विद्यार्थी आ रहे थे जिनको वैदिक मैथमेटिक्स मालूम ही नहीं था, और वहाँ आकर 18 डिजिट का सॉल्व एक सेंटेंस में, एक सिंगल लाइन में वो आंसर लिखते गए. आपने देखा, मैथमेटिक्स प्रोफेसर है तो ऐसे इतना बड़ा पावरफुल. फिर कैलकुलेटर में तो 18 डिजिट तो आता ही नहीं. सो 6 डिजिट तक बिल्कुल सही है, तो 7 से 8 डिजिट सही होगा. ये सब पॉसिबल है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है. थैंक यू. अब उन्होंने बताया कि इसी देयर इन द वेदास, वेद में बहुत कुछ है और हम लोग बहुत कम जानते हैं, इसलिए वेद को पढ़ना भी बहुत जरूरी है. वेद है, महाभारत है, रामायण है, ये सब केवल स्टोरी मत सोचिए, इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भरा पड़ा है. थोड़ा थोड़ा उसको बाहर निकालना चाहिए. उदाहरण के लिए अर्थक्वेक होता है, अभी तक किसी के पास भी अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हमारे वेद में, शास्त्रों में कब अर्थक्वेक आने वाला है उसके लिए उन्होंने पैरामीटर्स बताए हैं. उसके आधार पर अमेरिका में 2 साइंटिस्ट, चाइनीज साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं. हम भी अपने शास्त्रों को पढ़ें और उसमें से रिसर्च करें और नई नई चीज़ें दुनिया के सामने लाए. भारत का भी फायदा होगा, दुनिया का भी फायदा होगा. की बातें बहुत अच्छी लगी. बस कुछ प्रश्न मन में आ रहे थे जब आपने बताया कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और आगे बहुत जल्दी हम लोग तीसरे पायदान पर आ जाएंगे, दूसरा और फिर फाइनली द बेस्ट, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. दूसरी तरफ सर ऐसे भी इकोनॉमिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है. क्या? दुनिया में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है. 1% लोगों के पास 99% वेल्थ होता जा रहा है. जैसे जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, पॉल क्रूगमैन और बहुत सारे ऐसे लोग अर्थशास्त्री हैं जो ये बातें कर रहे हैं. तो इसके बारे में सर आपका क्या व्यू है? भारत विश्व गुरु बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, लेकिन गरीब सबसे ज़्यादा भारत में अभी भी, इसके बारे में सर कुछ? देखिए, ये थंब और ये उंगली अलग ही रहेगी.
ये मान के चलना पड़ेगा, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। इसलिए डिस्पैरिटी गलत नहीं है, लेकिन इनके बीच में झगड़ा है क्या, दे नो हाउ टू एग्जिस्ट और विदाउट एनी लॉस ऑफ डिग्निटी। तो हमको इक्वालिटी नहीं चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि अगर इसको काट के इतना छोटा रखेंगे तो उसको मैं नहीं मानूंगा। इसका नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए, उसका भी नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए, सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन रखी है, लेकिन कहीं भी किसी को नीचे दिखाना नहीं चाहिए। आज आपके पास पैसा बहुत लेकर नहीं रहेगा, कॉइन इज ऑलवेज राउंड इन शेप, वो घूमते रहेगा। कल मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मैं जब अमीर बनूंगा तो उसके प्रति देखने का रुख जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। और हमारे यहाँ हर्षवर्धन ने भी बताया है कि जब पैसा उसके बाद बहुत आ जाता था तो शरीर का अंग वस्त्र तक वो दान में देता था। तो हम गरीबी हटाने के लिए, हमारे यहाँ राम राज्य के समय क्या था, तो गरीबी और अमीर रहेंगे, लेकिन धीरे 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 एक दूसरे का सेल्फ रेस्पेक्ट रहना चाहिए, वो करेंगे। तो धीरे धीरे दुनिया इसको मानती भी है, नहीं मानती भी है। टेक्नोलॉजी जब आता है तो कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग, अभी जैसे ऊबर आ गया, ओला आ गया, स्विगी आ गया, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी मिला कि नहीं, तो सब लोगों को नौकरी मिला, समझ लो 1000 लोगों को नौकरी मिला, जो गरीब थे थोड़ा पैसा वाले बन गए। लेकिन इन सब के बीच में एक आदमी इतना अमीर बन जाता है, अमेज़न यहाँ से यहाँ तक चले गया, वैसे स्विगी का जो ओनर है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, और ये लोग थोड़ा थोड़ा फायदा। On the whole, the wealth of the nation has increased. But somebody, एक अडानी इधर आ गया, एक अंबानी इधर आ गया, ठीक है, this is okay. जैसे टेक्नोलॉजी आती है, somebody may become very rich, but at the same time many people have become richer. ये होने वाला है, लेकिन हमको कॉलेज में यह सिखाना चाहिए कि nothing is permanent, इसलिए be careful, be humble, यही बता सकते हैं। डोंट बिकम रिच, ये नहीं बता सकते। दूसरा है टेक्नोलॉजी आते रहेगी, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इसके बाद इसके लोगों की नौकरी जाएगी, उसकी नौकरी जाएगी, वगैरह सब बताते हैं। हमने क्या बताना चाहिए स्टूडेंट्स को, ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल, ट्राई टू अडॉप्ट योर सेल्फ टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। ये हमने उनको सिखाना चाहिए कि बाकी सब चैट जीपीटी सिखा देगा। हाउ टू राइट ए थीसिस, ये मुझे नहीं, तो चैट जीपीटी लिख के दे देगा आपको। तो आप कैसे मुझे आप एनालिस करेंगे कि रवि कुमार को पीएचडी देना है कि नहीं देना, जस्ट बिकॉज ही नोस चैट जीपीटी, कोई भी विषय पे मैं पीएचडी का पेपर दे दूँगा। तो अभी तो आपके लिए एक चैलेंज आ गया है, जो स्टूडेंट पहले कट एंड पेस्ट करता था गूगल में से, अब वो चैट जीपीटी से लिख के आ जाएगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि दिस पर्सन हैज़ गॉट रियल ब्रेन और नॉट। तो स्टूडेंट्स को हमें ये सिखाना पड़ेगा हाउ टू अडॉप्ट योरसेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, दैट विल बी वेरी नेसेसरी। और हाउ टू बी कंपैशनेट, उसके बिना कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। कंपैशन फॉर द फेलो पीपल, कंपैशन फॉर द जूनियर पीपल, रेस्पेक्ट फॉर द सीनियर पीपल, ये अभी ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, बिकॉज समबडी इज बिकमिंग वेरी वेरी रिच। I agree with you, there are problems and challenges and only universities, education institutions can handle these. इसका partly psychological, और हमारे मैडम भी है वहाँ साइकोलॉजी, they may know better than me. एक प्रश्न मन में हमेशा ये प्रश्न आगे रहता है, मन में ये प्रश्न आते रहता है, हमारे वेद वेद के माध्यम से अधिकांश विषय आगे बड़ी ठीक नहीं, ये गीत संगीत हो या चिकित्सा विभाग हो या गणित हो, इन सारी बातें वेदों में। एक समय था भारत विश्व में रहा, लेकिन बीच में ये पिछड़ गया। फिर वहां तक जाने के लिए हमें लगता है कि उस रास्ते को बढ़ना होगा कि हम सही ढंग से वेदों को जान पाए।
जब तक हम उसे जान नहीं पाएंगे तब तक हम सही ज्ञानी बन नहीं पाएंगे। लेकिन उस वेद को बताने वाले नहीं, उस वेद को समझाने वाले नहीं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि वेद को देखे भी नहीं है कि ये वेद होता कैसा है। बहुत से कॉलेजों में लाइब्रेरी हैं, लेकिन वहाँ पूछा गया कि क्या आपके यहाँ वेद मिल जाए? वेद नहीं है, बहुत जगह है ही नहीं, वेद लोगों ने देखा ही नहीं। जबकि हमारी संस्कृति के धरोहर है ये वेद, और वेद में जो भी है वह एग्जाम्स है। अब उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वे ऑलरेडी प्रूव है। फिर भी उसको समझाने वाले कोई नहीं है। हम पिछड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि सही ढंग से उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं है, बताने वाला नहीं है। और इतना फास्ट है उसका संस्कृत कि उसको तोड़ना भी आसान नहीं। अनेक संशय उछेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम जस्य नास्त्यन नहीं बसता। सबकी ये आंख है और जिसके पास नहीं है वो अंधे के समान है। फिर भी हम अंधे बने हुए हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से आएगी? मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों केवल वेद ही सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता है। उपनिषद केवल संस्कृत है, इसके तुलना में कोई भी पुस्तक नहीं निकला है। गांधी जी से जब पूछा गया था कि समझ लो आग लग गई और दुनिया के सारे शास्त्र खत्म हो जाने वाले, लेकिन भगवान कहता कि एक ग्रंथ को आप बचा सकते तो किसको बचाने वाले हो? गांधी जी ने अपने ढंग से बताया कि एक ग्रंथ जो मनुष्य समुदाय का अच्छा रास्ते पे चले, इसके लिए कौन सा ग्रंथ बचाना है। तो सभी ग्रंथ गए तो भी चलेगा, लेकिन एक वाक्य रह जाएगा तो भी चल जाएगा। हमको एक कविता चाहिए, कौन सा? तो उन्होंने कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ कस्यचित् धनम। ये अगर बच जाता है तो वी कैन रिक्रिएट ह्यूमैनिटी इन एन एक्सलेंट मैनर। ये उनका कहना था। ये भी वेद में से एक वाक्य है, ईशावास्यमिदं सर्वं। दूसरा इसके लिए मैं बताता हूँ, हम में से कुछ लोग जानते होंगे, आप में से कितने लोगों ने अरबी लोगों को अरबी वेशा में बैठकर, महिलाओं को बुर्खा पहनकर संस्कृत का भजन गाते हुए कितने लोगों ने यूट्यूब में देखा है? एक। दो, दुनिया में क्या हो रहा है, भारत के लिए अनुकूल क्या बन रहा है, ये हमें नहीं मालूम होगा तो हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? अरबी देश में अरबी लोग भजन गा रहे हैं संस्कृत में, गणेश शरणम शरणम गणेशा। कम से कम इतना मालूम तो होना चाहिए। एक अरबी बहन को भारत सरकार ने योगासन सिखाती है वहाँ, इसलिए उसको पद्मश्री दिया है। इसे अरब वो लड़की ने, उस बहन जी ने, महिला ने भारत के एक मित्र से फ़ोन करके पूछा कि ये बताओ कि राम कितने साल वनवास में गए थे? इन्होंने बताया था 14 साल गए थे। लेकिन क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं, मेरा लड़का यहाँ स्कूल में पढ़ता है, उसको होमवर्क में ये प्रश्न पूछा है, वो मुझे पूछ रहा है, इसलिए भाई तुमको पूछ रहे। आज अरेबिया में रामायण महाभारत इसे कंपलसरी सब्जेक्ट इन देयर करिकुलम। थोड़े समय की बात है कि अरेबिया से 2-3 मुल्ला लोग आएंगे और आपको वेद सिखाएंगे, वो आपको रामायण महाभारत सिखाएंगे। जब हमने कहा कि योगासन के लिए एक दिन होना चाहिए, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इंडिया से सेक्युलर करती है, हमको नहीं चाहिए, सूर्य नमस्कार नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री सीधा यूनाइटेड नेशन में चले गए और वहाँ उनको सामने रखा, देयर आर 56 मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 6 कंट्री को छोड़ दो, बाकी 50 कंट्री सेड वी वांट योगासन, और उन्होंने वोट दिया। इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, आउट ऑफ 193 कंट्रीज 177 कंट्रीज proposed, not the second, they proposed हमको योगासन चाहिए। वर्ल्ड इज चेंजिंग।
There are many scholars in India and outside India who know Ved to reasonable extent. और एक आपको बताता हूँ, बहुत तेजी से दुनिया में ये सब जो बदल आ रही है, तो जब मुझे पूछा था कि क्या अयोध्या में मंदिर बनेगा, तो हमारे लोगों ने ढूंढ दिया है, उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, तो बनना है, कब बनेगा, बनेगा। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि अयोध्या में बनने के पहले अरेबिया में एक मंदिर बनेगा। ये कहाँ का बनेगा, ऐसे कैसे गप्पे मार रहे हैं। और अभी वो लोग फ़ोन कर रहे हैं, हाँ भाई साहब अबू धाबी में बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ सुल्तान आके बैठता है। वहाँ जब प्रमुख स्वामी जी वहाँ गए तभी भी सुल्तान आया था, कितने लोग जानते हैं। वहाँ जब संत मुरारी बापू अरेबिया में गए तो वहाँ के बेगम साहिबा अपने सिर पे क्या लेकर जा रही थी मालूम है? स्टेज पे क्या लेके जा रही थी बताइए? रामायण पुस्तक ग्रंथ को अपने सिर पर लेकर वो स्टेज के ओर जा रही है, सुल्तान की पत्नी। इंटरनेट पे देख लीजिए। और सुल्तान को जब बुलाया कि ये कार्यक्रम थोड़ा सा ओपनिंग एड्रेस कीजिए, तो पहला वाक्य था जय सिया राम। ये सब हो रहा है ना हमारे साथियों के सामने। अबू धाबी में तो धूमधाम से होने वाला है, देखना मंदिर होने वाला है। तो मथुरा में मंदिर बनने के पहले मक्का और मदीना में मंदिर बनेगा, वाराणसी में मंदिर बनने के पहले वेटिकन में मंदिर बनेगा। का तो होल वर्ल्ड इज हंग्री फॉर दिस थिंग। वहाँ उनकी इतनी भूख है, होने वाला है। आर्मी रेडी। अगर आज सुधरोगे तो आज आप किसी भारतीय पंडित से आप ये सब सीखोगे, नहीं तो एक मुल्ला आगे सिखाएगा। तो सत्य जो है वो तो छुपने वाला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अनुकूल होते हैं। एक बात बता के रुकता है, हमने क्या करना चाहिए। 100 साल पहले यहाँ डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस होकर गए, बंगाल तो नज़दीक में ही है, वहाँ थे वो, वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे, उनको तो तनख्वाह भी नहीं देते थे, उनके लिए लैब भी नहीं था, तो स्टेयरकेस के नीचे वो अपना टेबल डालकर योग प्रयोगशाला करते थे। एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ मैनकाइंड। कहाँ से करते थे वो? वेद से। वेद में बताया है कि आपको अगर फल तोड़ना है, फूल भी निकालना है, तो एक श्लोक बताना पड़ता है। और श्लोक में ये बताया कि हे वृक्षदेव, मैं तुम्हारे फूल तोड़ रहा हूँ कि मुझे पूजा के लिए चाहिए, मैं तुम्हारा फल तोड़ रहा हूँ मुझे भूख मिटाने के लिए, इसलिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए क्षमा भी मांगते हैं। सुबह उठते ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वी से हम क्षमा मांगते हैं, तुम्हारे पर पैर रखकर मुझे चलना पड़ता है, तो उस समय भी हम क्षमा मांगते हैं। तो वैसे वो, तो उन्होंने बोला कि अगर हम पेड़ से क्षमा मांगते हैं, इसका मतलब उसमें भी कोई देवता है, उसमें भी जीव है, ये मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। वेद में जो लिखा है मेरे लिए वो प्रमाण है, मैं उसको साइंटिफिक भाषा में करके दिखाऊंगा। बना दिया उन्होंने। आज दुनिया भर में सिखाया जाता है प्लांट्स हैव लाइफ। फिर उन्होंने बताया कि जब कंस देवकी और वसुदेव को लेकर मथुरा दिखा रहा था, तो आकाशवाणी आकर बताया कि देवकी का 8वां पुत्र। तो इन्होंने पूछा कि ये आकाशवाणी क्या होता है? मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा। और उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया, जिसे मैंने बताया कि हमारे एक मित्र, जिनका नाम है दिनकर, सिडनी में खोज करके IEEE से वो लेटर लेकर आया और वो हमने रेडियो सिडनी को दिखाया। तो आज दुनिया सब मानती है कि यस, जगदीश चंद्र बोस द फादर ऑफ रेडियो। उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे महाभारत भागवत से मिली। फिर मैंने बताया कि ईशावास्यम इदम सर्वम, परमेश्वर कॉन्शियसनेस संपूर्ण समाज में, संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है, ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं मेटालिक फटीक। जो मेटल है जिसको हम क्या समझते हैं, जिसमें तो कोई जीव नहीं है, उन्होंने इसे किया है कि जिसमें जीव नहीं है, कहते हैं उसमें भी कॉन्शियसनेस है, उसको भी थकावट होती है, उसमें भी मनुष्य के जैसे रिएक्शंस होते हैं। जापान में उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि आप पानी लेते हो ग्लास में,
एक कमरे में पानी रखा आपने 50 ग्लास में, दूसरे कमरे में पानी रखा 50 ग्लास में। ये कमरे में आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते जा रहे हो, प्रेम से बात कर रहे हो, और वहाँ आप रिकॉर्डर वॉइस में गाली देते जा रहे हो। दोनों का क्रिस्टलाइज किया तो वहाँ का क्रिस्टल एकदम टेढ़ा मेढ़ा और यहाँ का क्रिस्टल एकदम सुंदर। ऐसा क्यों होता है? पानी में कहाँ से आ गया कॉन्शियसनेस? ये सब आज के साइंटिस्ट ने जो वेद में लिखा है प्रूव करते जा रहे हैं। कुछ साल पहले एक जापानीज को नोबेल प्राइज मिला था, उसने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। मालूम है? अरे ये तो मेरी दादी माँ को भी मालूम है। हम लोग उपवास क्यों रखते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग, इससे आपकी तबीयत अच्छी रहती है, आपका ब्लड सिस्टम अच्छा रहता है और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। ये अभी बता रहे होते कि हमारे वेद में तो पहले से लिखा है। अब चाहिए कि वेद का एक एक वाक्य को लेकर पीएचडी करो और आप एक आविष्कार करो, दुनिया को बदल दो। धन्यवाद। भारत बहुत दिनों से बहुभाषी बहुधर्मी देश रहा है। आज के समय में जब हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं तो बहुधर्मी बहुभाषी हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है इस विश्व गुरु बनने के रास्ते में। मेरे हाथ में एक तलवार है, मेरे हाथ में एक चाकू है। ये वरदान है कि अभिशाप है, आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं इसके ऊपर है। अगर चाकू होगा तो मैं सेव काटूंगा और आप सबको खिलाऊंगा। सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, आपके समझ के ऊपर है, आपके शक्ति के ऊपर है। बैटरी हो सकता है। हाँ। आप बैटरी को सर मैं उसको माइक आपको माइक को ऑन कर। जब हमने डेमोक्रेसी को मान लिया है तो डेमोक्रेसी में चुनाव होते रहते हैं। चुनाव के समय एक दूसरे को गाली देना ये नॉर्मल हो गया है। गाली देते समय हमको जब ये सब सुनते हैं तो हमको लगता है ये मल्टीकल्चरिज्म, ये मल्टी एथनिसिटी, ये मल्टी रिलीजन, ये सब हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये सब समाज प्रश्न सबको सामने आता है। लेकिन मुझे ये बताइए, पढ़े लिखे लोगों में कितने लोग वोट देने जाते हैं? बेंगलुरु जैसे पढ़ा लिखा एक शहर, बम्बई जैसे पढ़े लिखे शहर में 49% वोटिंग करते हैं। जो वोट देते हैं, जिसको भी आप जिससे भी आप डरते हो, क्या वो लोग हैं वोट नहीं देते या हम लोग हैं जो वोट नहीं देते? इतना बताइए। गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द वोटर, फॉर द वोटर एंड बाय द वोटर। जो लोग वोट नहीं देते वो लोग प्रश्न क्यों पूछते हैं? 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, वहाँ भी वोट देने के लिए टाइम नहीं है। मैं तो माथेरान गया था, मैं तो शिमला जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं चाचा के घर जा रहा हूँ, इसके लिए समय है। वोट देने के लिए समय नहीं है तो यू हैव टू सफर। हाँ नहीं, मैं तो वोट दिया, तुमने वोट दिया, लेकिन वो जो 50% 51% जिसने वोट नहीं दिया वो तुम्हारे रिश्तेदार है, वो तुम्हारे मित्र है, वो नहीं देंगे तो तुम भुगतना पड़ेगा। द एजुकेटेड पीपल हु डोंट वोट, द अदर्स आर वोटिंग एंड देयरफॉर डेमोक्रेसी इज वीक इन अवर कंट्री। थोड़ा इसको बदल दीजिए। आप बदलेंगे नहीं बदलेंगे, मैं समझता हूँ थोड़े दिन में आप घर में बैठे बैठे ही वोटिंग हो जाएगा। उस समय तो जरूर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, सबके पास आधार कार्ड आ गया है, बहुत सारी चीज़ें क्लिक होता है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा एक कर्तव्य होता है ना, प्रश्न पूछना कर्तव्य है तो जरूर प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन कुछ करना भी चाहिए, वो भी हमें सोचना चाहिए। द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज लिटिल वीक, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। विल बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इटर्नल विजिलेंस इज द ओनली गारंटी ऑफ एनी सिस्टम।
So they're children are we are told 5 o'clock, so it is now 4:40. 4:50. So the last 10 minutes. This is not in form of a question. Listening to Sri Ravi Kumar Iyer ji has given food for thought. And most of the things, sir, we have been taught in our schools, college and university that new ideas can only come when you think against the grain. जो बोली जा रही है बातें, उन बातों के काउंटर में जब आपके पास तथ्य होते हैं तो संवाद जो होता है वो रिच होता है। तो मैं जब श्री रवि कुमार अय्यर जी को सुन रहा था तो मैं उनके किसी भी बात से सहमत नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा था कि वो जो कह रहे हैं उसके विपरीत, उसके विपक्ष में मेरे पास तथ्य हैं कि नहीं। उन्होंने प्राचीन भारत के महाजनपदों की तुलना आज के लोकतंत्र जनतंत्र से की। मैं अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, बांग्ला साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, पर इकोनॉमिक्स में, इतिहास में, सामाजिक विज्ञान में मेरी हमेशा रुचि रही है। इतिहास का कोई भी किताब जो मानक ऐतिहासिक शर्तों पे लिखा गया है, ये मुझे ये साबित नहीं कर पाता है कि मैं बिहार और झारखंड के उस प्रखंड में, जिनको हम महाजनपद के नाम से जानते हैं, वो आज के डेमोक्रेसी से उनकी तुलना हो सकती है। ये चुनौती सर हम लोगों को दे रहे हैं कि अगर ये दावा किया जाए तो हमारे रिसर्चर्स ऐसे होने चाहिए जो हमको ये मानक ऐतिहासिक तथ्यों पे, किंवदंतियों पे नहीं, मानक ऐतिहासिक तत्वों पे ये साबित कर सके, तब निश्चित रूप से हम भारतीय उसके लिए गौरवान्वित होंगे। डेमोक्रेसी भारत की, प्लीज, डेमोक्रेसी भारत की देन है। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, पर आप मदर तब बनते हैं जब आपकी एक डॉटर होती है। Who is the daughter and son, or who are the daughters and sons of Indian democracy? This is an important question again and again. Like, sir, if you allow me, I'll give you the counters that came up, and then I had to agree with many things. I had to agree because I know this is a fact. सर ने जगदीश चंद्र बोस का नाम लिया बार बार, मेरे दिमाग में उसी समय सत्येंद्र नारायण बोस का नाम आ रहा था, जिसके एसएन बोस, जो सत्येंद्र नाथ बोस, जिसके जब गॉड पार्टिकल की खोज हो रही थी स्विट्जरलैंड और उसके बॉर्डर पे, तो जो बोसोन पार्टिकल गॉड पार्टिकल के नाम से किया गया, आवर साइंटिस्ट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दैट। पर उसी समय बात आती है कि जैसे मेरे मित्र ने कहा कि हम नॉमिनल जीडीपी से जब अपने देश के प्रगति को देखने की कोशिश करते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आज के समय में जीडीपी को किसी भी देश के प्रगति के सूचक के रूप में, सूचकांक के रूप में देखने में थोड़ी सी भ्रांति होती है। लोग इस पर सवाल पैदा करते हैं कि कोई कैंसर का पेशेंट इलाज करा रहा है और उस पर जो खर्च कर रहा है वो भी आपके जीडीपी में इंक्लूडेड है, लेकिन वो कैंसर का पेशेंट इसलिए बना क्योंकि पोल्यूशन के कारण उसको दिक्कत हो रही थी, तो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हमारे अंदर आ रही है। वी विल हैव टू इनको थोड़ा सा बारीक चश्मे से देखने की जरूरत पड़ेगी। एंशिएंट इंडिया हैज लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इस पर कोई शक नहीं है, पर मेरे दिमाग में और ये मैं बिल्कुल हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ इतने जानकार व्यक्ति बैठे हैं। मैं ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछता था, अगर हम इतने अच्छे थे, इतने अच्छे हैं, वेद इतना अच्छा है, वेद इतना धनी है, हमने क्या गलती की कि ये चीजें हमसे छूट गई? और क्या उन गलतियों को बगैर समझे, बगैर माने और उन गलतियों से उत्पन्न उलझनों को बगैर सुलझाए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं?
या फिर वी आर डेस्टिन्ड टू टेक वन बेबी स्टेप एट ए टाइम। कोई एक जेसी बोस हो जाएंगे, कोई एक एसएन बोस हो जाएंगे, कोई एक छवि मुर्मू हो जाएंगी। When we will become a knowledge society, as a society, what mistake did we make? पर जैसा कि मैंने कहा कि सर को सुनते हुए दिमाग में सैकड़ों सवाल आ रहे थे, और ये इसलिए नहीं कि उनसे असहमत होना था, पर सहमत बहुत सारे प्रश्न नहीं, पर सहमत होने के लिए जो कन्विक्शन अपने अंदर लाना था वो तथ्यों से ही आता है, तथ्यों से आता है। पर सवाल तो मैं पूछ ही नहीं रहा सर आपसे, आपके साथ मैं जो मेरी अपनी शंकाएं हैं वो शेयर कर रहा हूं। सर ने फेक न्यूज के बारे में बात करी है, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग ह्यूमरस बात बोलकर मैं ये कहता हूं, ऐसा क्यों होता है कि जो भी डिक्टेटरशिप के तरफ चलने को होता है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, यूएसएस का स्टालिन हो, लेनिन हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो ट्रंप हो, सब लोग फेक न्यूज का इस्तेमाल अपने सत्ता को बचाने के लिए क्यों करने लगते हैं? ये डिक्टेटर्स के साथ ऐसा क्या है कि वो फेक न्यूज का जरूर इस्तेमाल करते हैं? सर कोई इंटरेस्टिंग टेक अगर आपकी तरफ से हो तो। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब उनका और पीएम सेशन का कुछ अनबन हो गया था। पीएम सेशन ब्रिलियंट पर्सन और उनको लगा कि वो होम सेक्रेटरी बनेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी बनेंगे, योग्यता थी, उनको उठा के इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। बहुत नाराज होकर तमिलनाडु में एक बहुत बड़े संत जो 100 साल तक रहे, जगतगुरु कांची शंकराचार्य के मठ में जगतगुरु शंकराचार्य जी, उनके पास गए और उनको बताया कि देखिए मेरे ऊपर ये विंडिक्टिव मुझे सजा मिली है। तो उन्होंने बताया कि देखो भगवान जो भी करता है अच्छी के लिए करता है। अभी तुमको जो विषय मिला है कि यू हैव टू बी दी इलेक्शन कमिश्नर, इसमें ऐसा एक काम करो कि आने वाली पीढ़ी तुमको याद करेगी, आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, सबको लगना चाहिए। तो तुम ऐसा करो, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पे एंशियंट चोलास हैव रिटन हाउ इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, उसमें से जितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो करो। अच्छा, तो ये वहाँ गए और उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाया, जिसके कारण 40 साल तक जो ज्योति बसु एंड पार्टी राज्य करते हैं लुढ़क गए। ममता बनर्जी अपने दम पे नहीं आई है, द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय द चोलास दैट शी लॉस्ट दैट शी केम टू पावर। वैसे लालू प्रसाद यादव 25 साल से यहाँ राज्य करता था बिहार, जो हारने के पीछे द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ पीएम सेशन कमिंग फ्रॉम द चोला एंशियंट। हम अपने देश के इतिहास जितना पढ़ेंगे आपके हर प्रश्न का उत्तर वहाँ से मिलेगा। कभी कभी हम अज्ञान के कारण बताते हैं कि आई कैन टेल यू सर्टेनली ये हो ही नहीं सकता, वगैरह सब तो ऐसा नहीं है। सम अरब विल कम एंड टीच यू व्हाट इज इंडियन हिस्ट्री, सो मेनी पीपल विल से विल टीच यू द इंडियन हिस्ट्री। इसलिए क्वेश्चन आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे तो मैं भूल ही गए, एक प्रश्न याद है हम लोग कहाँ हम लोग कहाँ दिखता है। आप किसी भी इतिहासकार को पढ़ लीजिए, whenever there is a clash between a highly civilized society and a barbaric society, the civilized society cannot withstand their onslaught. ये सारी दुनिया का है। सारे लोग पूछते हैं in spite of all this how India is still alive. That is the question you should ask. बेबीलोनियन इतिहास खत्म हो गया, इजिप्शियन सभ्यता खत्म हो गया, द ग्रेट पर्शियन एम्पायर खत्म हो गया, लेकिन इंडियन एम्पायर अभी भी है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतना बड़ा onslaught हुआ तो भी आप कैसे जिंदा हो? बाकी दुनिया में कोई रोमन एम्पायर सब खत्म हो गए। Whenever there is a attack on a civilized person by a barbaric race, the civilized society cannot stand. आप जाइए साउथ अमेरिका में, टाइनो करके एक हाईली सिविलाइज्ड पीपल थे। जब वहाँ कोलंबस पहुँचा, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, तड़प रहे थे। इन लोगों ने उनका जान बचाया। तो टाइनो लोगों ने जान पहचान कुछ नहीं, उनको खाना खिलाया, उनको सब कुछ बताया, चिड़िया कैसे पकड़ना ये सब सिखाया। फिर ये लोगों ने पूरे कम्युनिटी में बोला कि इतने दिन आपने हमको खाना खिलाया, अब हम आपको एक दावत देते हैं करके बुलाया
और सब लोग वहाँ बीच में बैठे थे और इन्होंने बंदूक लेकर इन सारे लोगों को घेर लिया और उनके बच्चों को रोस्ट करने लगे आग में डाल डालकर, और सारे लड़कियों को रेप किया और सारे लोगों को कत्लेआम किया। आज देखने के लिए भी एक टाइनो कम्युनिटी का आदमी मिलेगा नहीं। द लास्ट टाइनो मैन वाज किल्ड बाय, ये सब उसने बहुत ही अहंकार के साथ अपने डायरी में लिखा है। रीड द डायरी ऑफ कोलंबस। तो आप बोलेंगे कि टाइनो सोसाइटी शुड बी किल्ड क्योंकि दे लॉस्ट दे वर काइंड इनफ टू गिव देम फूड, देयरफॉर दे शुड बी किल्ड। ये कोई लॉजिक हो सकता है क्या? बिकॉज यू आर गुड। रेड इंडियंस वर वेरी काइंड टू द पीपल हु केम टू अमेरिका। आज एक रेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। बिकॉज यू आर काइंड, यू आर डेस्टिन्ड टू डाई। ये कोई लॉजिक नहीं बता सकते यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। बिकॉज वी आर काइंड, वी वेलकम द अतिथि करके इनको बुलाया, इसलिए दे रूल टू ओवर यू। तो हम जानवर बन जाए, हम हड्डी बन जाए, ये बन जाए, दैट इज नॉट द आंसर। इटर्नल विजिलेंस इज रिक्वायर्ड। वी हैव लर्न सम लेसन्स। आगे चलकर डू इट नाइसली। द ओनली civilization that has withstood these two religions, these two races, called the Semitic race, is only Indian race. ये याद रखना, इसके पर गर्व करना, ठीक है? Thank you so much, sir. Is there any other question? No. We are running out of time. It was a rich and fruitful discussion. I can say it for myself, and I think everybody will agree with me. Interesting. Before I call the president of the session for his concluding remarks, सर ने अपनी बातचीत में टीएन सेशन का 2 बार नाम लिया। मेरी बड़ी इच्छा हुई कि टीएन सेशन जैसा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी देश में होता तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है शायद नहीं होता या फिर डेमोक्रेसी के नाम पर जो मजाक उड़ाया जा रहा है वो नहीं होता, या देश के दूसरे राज्यों में जो हो रहा है या नहीं होता। टीएन सेशन के नाम से आप विष्णु सिंह की बात कीजिए। Everything comes has a price. You have not paid the price. You have to. ये होगा ही होगा। एक टीएन सेशन से कुछ नहीं होना। Correct. You don't go for voting. Yeah, I agree with And you. you want to put the blame on TN session. No. We must vote. We must You don't vote. own the responsibility. You can never. I vote. I have not missed No, even don't one tell me you election. vote. Your friends and your relatives Yes. are not voting. But And they have to pay for a price for that. correct. So here, This is let us not run away. yeah. Educated people has put that. They have done many good things. That doesn't mean when it comes to election, and all the evils of election is all only because of the educated people. I will never say Muslims are responsible. I will never say Harijans are responsible. Only the educated class is responsible for the evils of democracy. अब ये हम मानते ही नहीं है और डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं। We are responsible. It is the government of the voter, not your government. It is their government. They have been voting. जब तक हम अपनी गलतियां नहीं सोचेंगे तो हम सुधरेंगे नहीं। दिनकर जी ने कहा है सर, जब वैशाली का पतन हुआ तो उन्होंने पाटलिपुत्र की गंगा से 2 लाइन है उसकी, जिस दिन जली चिता गौरव की, रणभेरी जब मुख हुई, जमकर पत्थर हुई न क्यों, गढ़ टूट नहीं 2 टूक हुई। वो गंगा को करे इस तरह सही है कि जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे यही स्थिति। We do agree. We are responsible for it, not only Muslims and Harijans, right? Thank you so much for your speech, sir. Thank you so much for your address. It was enriching. We learned a lot. Now it is my